इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी, ये पूरी यात्रा की वेलोसिटी नहीं है, बल्कि ये किसी इस इंस्टेंट की वेलोसिटी। अच्छा, इस इंस्टेंट की वेलोसिटी यहाँ पर ये 12:02 की वेलोसिटी है, ये 12:02 सेकंड की वेलोसिटी है, और 12:02 की वेलोसिटी है, 12:02 टाइम 1 सेकंड का परिवर्तित हुआ। अब वेलोसिटी इधर थी, वेलोसिटी इधर हो गई। फिर आपने देखा कि सर 12:54 छोड़ो, सीधे 12:55 पे आते हैं, 12:02 इनफैक्ट मान लीजिए 58 पे आ जाए, तब कुछ सेकंड्स का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ऐसी है। जैसे देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन का चेंज होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में चाहे मैग्नीट्यूड बदल जाए और चाहे डायरेक्शन बदल जाए, चेंज माना जाता है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुई है, वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कई सारे काम कर सकता है। अगर वेलोसिटी के सपोर्ट में लग गया एक्सेलरेशन, तो रफ्तार को बढ़ाएगा, अपोजिट लग गया तो घटाएगा। और अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम करने लगा तो रफ्तार बढ़ाएगा ना घटाएगा, लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो सर्कुलर मोशन में प्राइमरी शर्त ये थी कि अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करना है तो उसको हर एक इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहां से आता है, फोर्स से आता है। वो फोर्स जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, उसे फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फार्मूला था F बराबर mv²/r। क्या इतनी बातें कहानी तरफ क्लियर हो गई? अच्छा भाई, एक और बात आपको करनी पड़ेगी कि दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए कहां की तरफ, सेंट्रीपिटल। ऐसे एक्सेलरेशन का नाम क्या था बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन चाहिए होता है आपको टेंजेंट के अलोंग। बात करिएगा बेटा, सेंट्रीपिटल क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज की रिस्पांसिबल है, सर्कुलर मोशन की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और टेंजेंशियल क्या कर रहा है, टेंजेंशियल होगा तो भी काम चलेगा और नहीं होगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि टेंजेंशियल तो हर इंस्टेंट पर रफ्तार को बढ़ाने वाला है। बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूं टेंजेंशियल भी है और सेंट्रीपिटल भी है, या तुमसे ऐसा कहते हैं कि टेंजेंशियल नहीं है, केवल सेंट्रीपिटल है। क्या सर्कुलर मोशन तो होगा ना, रफ्तार बढ़ेगी घटेगी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब टेंजेंशियल भी अगर आ गया, टेंजेंशियल आके अभी क्या करेगा, ये हर इंस्टेंट पर रफ्तार को बढ़ाएगा। तो सर्कल यूनिफॉर्म रेट से होगा कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से, नॉन यूनिफॉर्म। क्या इतनी बातें सीख गए थे? अब आज लोग उसी बातों को थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से, अच्छा एक और बताओ, लास्ट टाइम जो फार्मूले सीखे थे, एक बार फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक टर्म का गैप था। तो यही चाहते हैं कि आपसे दिमाग से बिल्कुल उतरे। अब याद रखिए बेटा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फार्मूला F बराबर mv²/r। अच्छा, v की जगह पर अगर r ओमेगा रख दिया जाए, बेटा फोकस करो बोर्ड पे फोकस करो, पीछे जगह सो जाए। F बराबर mv²/r। अच्छा, mv²/r में v की जगह अगर r ओमेगा रख दिया तो m r² ओमेगा² r से r कैंसिल, आंसर f r ओमेगा²। जैसे ही जरूरत वैसा फार्मूला। अगर हमको लीनियर वेलोसिटी का जिक्र करता है, ये फार्मूला लगाएंगे। हमसे एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र करता है, हम ये फार्मूला लगाएंगे। हमसे आरपीएम का जिक्र करता है, हम ये फार्मूला लगाएंगे। हमसे आरपीएस का जिक्र करता है, हम ये लगाएंगे। हमसे फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो भी हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा इज एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी। जनरल फार्मूला 2/f। अच्छा बताओ, अगर आपको आरपीएम दे दिया जाए, क्या दे दिया, और आरपीएम से ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे आरपीएम मल्टीप्लाई बाय 2π/60। ऐसा करके साथ में ओमेगा मिल जाएगा। करोगे सारे कंवर्जन। ये सब बातें हम लोग लास्ट चैप्टर कर चुके थे, फिर और तो नहीं। अब आज की बातें आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो बताओ कहीं से लाना पड़ेगा कि फोटो में पहले से होगा, फोटो पहले से होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एब्सेंस है, अगर आपको सेंट्रीपिटल का सोर्स नहीं दिख रहा, तब क्या लगाओगे, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीपिटल लगता है टुवर्ड सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल लगता है अवे फ्रॉम सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल सोचना बहुत जरूरी है, कभी-कभी वो कहानी को क्लियर करेगा, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने बताया वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा डाल दो तो कपड़े दीवार से चिपक जाते हैं। क्यों? कपड़े दीवार से चिपक गए, तो दीवार चिपक के क्या कर रहे हैं, तो जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर घुमा, अंदर आपने कपड़े डाल दिए और कपड़े सब तरफ दीवार चिपक गए। अच्छा, दीवार चिपक गई, दीवार को प्रेस करें, they are making pressing action and they are getting equal and opposite normal reaction। तो दीवार से मिलने वाली, दीवार से जब वो चिपके हैं तो उनको नॉर्मल रिएक्शन मिलते हैं, जो कि कहां कर करते हैं, सेंटर पे। वही अच्छा पार्टी अबे नहीं सुनो ध्यान से, ये वॉशिंग मशीन का ड्रायर, ये कपड़ा यहां चिपक गया, ये लीजिए कपड़ा चिपक गया, वॉशिंग मशीन का ड्रायर घूम रहा बड़ी रफ्तार से, कपड़ा चिपका हुआ इसका मतलब इस पर सेंट्रीफ्यूगल कर रहा है। क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल से प्रेस कर रहा है। कहां, टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर मतलब दीवार चिपका
दीवार पर कर रहा है परसिक एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट। नॉर्मल एक्शन तो क्या नॉर्मल एक्शन की तरफ लगेगी। अब इस बात को कहने के दो तरीके। इसने दीवार पर क्या लगाया? परसिक एक्शन। इसको क्या मिला? नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन का तरफ सेंटर की तरफ। कहानी चेंज करते हैं, स्टेटमेंट चेंज करते हैं। देखिए हम लोग कितने चतुर हैं, अपना काम निकालने में अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। क्या किया कि नॉर्मल एक्शन कहां की तरफ लग रही है, और फोटो में कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल माना जा सकता है। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स तरह काम करेगा? तो नॉर्मल एक्शन एक्टिंग इनवर्डली एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल n बराबर mv² या n बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। फिर तो नहीं एक सवाल करते हैं, क्लियर करें थोड़ी सी कहानी। सर्कुलर मोशन का दूसरा लेक्चर है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, धीमे धीमे चलते हैं हौले हौले, और आज की क्लास के टारगेट तक आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो सब पेशेंस बनाए रखिए, कनेक्टिविटी बनाए रखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। अच्छा पांडे, अगर आप सुधर नहीं स्वाभाविक और भी तरीके काट दीजिए, काट डिग्री का इस्तेमाल ना करने दें। सेंटर पॉइंट है कलम हम लोग सुधार देंगे नहीं है छोटा बदमाश बदमाशी चलती है, लेकिन नहीं सुनिए। सेंटर पॉइंट से होता है लंबाई का एक थर्ड। कितनी लंबाई का? क्या लंबाई? क्या क्वेश्चन चले ना, देखो सेंटर पॉइंट से एल लंबाई का थर्ड है और उससे मास बना है। क्या बना है? मास। अच्छा थर्ड का कंसेक्यूटिव करेक्शन। अच्छा ये बताओ सेंटर पॉइंट से तो सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल आसान, सीखना बस। सेंटर पॉइंट से एल लंबाई का थर्ड, उसके एक पॉइंट पर एक मास बना है और हमने इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे घुमाना चालू किया। अच्छा घुमाते मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि हमने इसको जो घुमाना स्टार्ट किया है वो हम टेंजेंशियल वेलोसिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं और ओमेगा के हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे ओमेगा के हिसाब से घुमाते हैं। अच्छा बताइए मास किस पाथ पर है? सर्कुलर पाथ में हर इंस्टेंट पर क्या चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी को चेंज करने की डायरेक्शन चेंज होती है। आप कह सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले फिक्स हो लेकिन डायरेक्शन तो कम से कम, डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पांसिबल? एक्सेलरेशन आता कहां से? फोर्स कहां की तरफ होना चाहिए? सेंटर की तरफ। वो किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा टुवर्ड्स सेंटर, नाम होगा एफसी। इतनी बात ठीक है? फोर्स कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, फोटो में पहले से मौजूद होगा। इमेजिन करो अगर धागे से पत्थर बांध के गोल-गोल घुमाओ, क्या धागा लूज रहेगा? टाइट। तो धागा टाइट तो धागे में टेंशन एक्ट ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास। इसका मतलब टेंशन अंदर काम करेगा। अब इस फोटो को रीड करके बताओ क्या लिखा है। हमने विज्ञान की भाषा सबको लिख दिया, पढ़ के बताओ। सेंटर इस मास पर, क्योंकि वहां सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो हम कह सकते हैं सेंटर की तरफ काम करने वाला टेंशन ही इस मास को क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ताकि सर्कुलर पाथ में घूम सके। राइट? अच्छा टेंशन की और खास बात छोड़ेगा नहीं। टेंशन किसी भी धागे में काम करता है अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द मास, तो इधर भी काम करेगा अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर को भी हम मास कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा भाई देखो जरा, तो ये जो सेंटर की तरफ काम करने वाला टेंशन और T बराबर इसके लिख दिया जाए FC, और FC का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv² लिख देता हूं, सबके लिए याद रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला FC बराबर बोलो बेटा mv²/r या F बराबर FC बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। आप कौन सा सेलेक्ट करें, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि हमको जो डिटेल किस दी गई है ओमेगा। प्लीज सुनते रहो, अभी सवाल ही नहीं, सवाल तो थोड़ी पूछेंगे हमसे। अब देखिए इसी धागे से, इसी पत्थर से एक और थ्रेड कनेक्ट कर दिया गया। ये भी धागे की लंबाई फिर से कितनी बेटा? l। इधर भी एक मास मान लो कितना? m। अब इसे भी आप सर्कुलर पाथ दे दीजिए। राइट? सिंगल सर्कुलर मोशन नहीं है, मल्टीपल सर्कुलर मोशन, दो सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो गए। आंसर दीजिएगा। इसे अगर हम मास नंबर 1 मान लें और इसे हम मास नंबर 2 मान लें, तो पहली हम चर्चा करने जा रहे हैं बेटा मास नंबर 2 की। सर ये वन लिख दिया, ये वन मान लीजिए, वाला 2 मान लीजिए। ध्यान से देखो दो नंबर पर क्या होगा। क्या दोनों पर सर्कुलर मोशन कर रहा है? क्या इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। फोर्स कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि फोटो में पहले से बोलेगा तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा? धागे का टेंशन। तो यहाँ टेंशन होगा, टेंशन होगा। अच्छा टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम मास, अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम मास इधर के लिए, और अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम मास इधर के लिए। सेंटर टेंशन किसी भी धागे में बाई डायरेक्शनल होगा, यानी टुवर्ड्स अंदर की तरफ ही होगा हमेशा। तो दोनों में टेंशन में शो कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, इस पर जो टेंशन लग रहा है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो। और देखो जरा इधर देखो,
इस पर जो टेंशन्स लग रहे हैं, टेंशन नहीं, टेंशन्स, तो टेंशन बाहर भी है और अंदर भी, तो टेंशन्स लग रहे हैं, तो वो इसे सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेंगे। इतनी बात ठीक है? दोनों सर्कुलर पाथ पर, भाई सिंपल सी बात है, दोनों ही मास सर्कुलर पाथ पर है। सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने के लिए सेंटर की तरफ सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। फोर्स कहीं बाहर से नहीं आएगा, जो फोर्स है उसी फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स मान लें। तो फोटो में टेंशन है जो टुवर्ड सेंटर काम कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगा। इस मास के लिए भी टेंशन्स हैं, बाहर भी और अंदर भी, जो कि सेंटर की तरफ काम करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक खास बात, क्या दोनों धागे बराबर टाइट होंगे? नहीं, रस्सी अलग, टेंशन अलग। तो ये रस्सी A, इसमें आप मान लीजिए टेंशन T1, रस्सी अलग, रस्सी चेंज हो गई, टेंशन मान लीजिए T2। एक बात रखें, एक स्प्रिंग में एक जैसा टेंशन, आई रिपीट, एक स्प्रिंग में एक जैसा टेंशन, लेकिन स्प्रिंग अलग तो टेंशन अलग। डॉक्टर ने अंदर मुझे बताइए, आपसे कहें कि एफनेट कहां की तरफ थी? तो ध्यान सोच समझ जाते हैं, किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उस पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, ताकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सके। मेरी बात समझ पा रहे ना भाई? इस पर नेट फोर्स कहां की तरफ चाहिए? टेंशन इधर बाहर अंदर। आप समझ रहे हैं अंदर क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, जो बॉडी के सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पांसिबल है। बताइए ऐसा, अंदर काम करने वाला T2, अंदर काम करने वाला T2 क्या उस मास को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए रिस्पांसिबल है? तो एक बात कह सकते हैं एफनेट। अरे भाई सिंपल बात है बेटा, एफनेट बराबर क्या फॉर्मूला होता था बचपन से पढ़ते हैं? एफनेट बराबर न्यूटन साहब का सेकंड, एफनेट बराबर है, कई बार इस्तेमाल किया मैकेनिक्स में लोग, एफनेट बराबर है। तो एफनेट बराबर F मल्टीप्लाई एक जगह क्या लिखिए, शाबाश। अगर सर्कुलर पाथ है तो V स्क्वायर अपॉन R, तो बन गया ना एफनेट बराबर। इसका मतलब किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सीक्वेंस समझिएगा, सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी चेंज के लिए एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय मास बराबर फोर्स। तो एफनेट हमेशा सेंटर की तरफ चाहिए, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे। एफनेट बराबर ma, एक ही जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा, इसकी वैल्यू v स्क्वायर बाय r होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। तो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इतनी बात याद रखना। अब जरा समझिए, ध्यान देना इस बात पर। पहले मास के बारे में बताओ, दो नंबर जो लिखा है, अभी नोट नहीं करोगे तुम, नोट नहीं करोगे। दो नंबर के बारे में बताओ क्या लिखोगे? दो नंबर के बारे में आप क्या जानते हो? आपने कहा दो नंबर जो मास है, मास नंबर 2, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एफनेट चाहिए। कहां की तरफ? टुवर्ड सेंटर। तो एफनेट ही एक्ट करेगा किसकी तरफ? बॉडी पर काम करने वाला नेट फोर्स ही उस पर क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी? टुवर्ड सेंटर होगी। तो एफनेट बताओ उस बॉडी पर कितना? आपने कहा सर उस बॉडी पर पूरी फोटो को ध्यान से देखा जाए तो एक ही फोर्स लग रहा है। आप चाहो तो बॉडी का एबिलिटी बना सकते हो, इस बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। कौन सा फोर्स? टेंशन। अच्छा देखिए, इस बॉडी पर लग रहा है नीचे की तरफ टेंशन, सॉरी टुवर्ड सेंटर टेंशन लगा T2। अच्छा एक और बात है, किसी मन में आ रहा होगा सर ऐसा तो है, इसमें mg भी तो लगा है, तो mg का जो डायरेक्शन है वो नीचे, टेंशन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चीजें एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन वर्टिकल चीज का कोई भी कंपोनेंट T2 को असिस्ट या रेजिस्ट नहीं करेगा, ना इसका सपोर्ट करेगा ना अपोज। तो हमने mg को छोड़ दिया, mg की वजह से नीचे जा सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन किसकी वजह से परफॉर्म कर रहा है? टेंशन की वजह से। क्या क्लियर हो गया? अच्छा बताइए जरा। तो नेट फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, जिसका नाम सेंट्रीपिटल है। तो T2 जो कि फोटो में अकेला फोर्स दिख रहा है, वही सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा, FC की तरह काम करेगा। FC की वैल्यू बोलो, बोलते जाओ, लिखना नहीं तो मैं कसम है लिखोगे नहीं। FC की वैल्यू बोलो उस मास के लिए। अच्छा FC के फार्मूले को लिखे, वो लिखे। आई थिंक mv स्क्वायर बाय r की mr ओमेगा स्क्वायर। m क्या है? बॉडी का मास। हमने m की जगह लिख दी। रेडियस कितनी बेटा? रेडियस कितनी? रेडियस यहां से लेकर के यहां तक का सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। तो दो नंबर मास के लिए रेडियस कितनी है? l + l = 2l। सो आई थिंक इट्स 2l। m r की जगह रेडियस 2l इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन संख्या 1, राइट। दूसरी बात बोल बेटा, ये किस मास की बातचीत चल रही थी? दो नंबर। अब आते हैं मास नंबर 1। आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। एक नंबर मास के लिए क्या कहते हो? एक नंबर मास, एक बार सुना, नीचे कौन काम करेगा? यार हम तुम्हारे सारे भ्रम में निकाल देंगे, हम खुद ही गलत बोलेंगे ताकि तुम गलत सोचना बंद कर दो। नीचे कौन काम करेगा? उसके सोचने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्या हम इसका वर्टिकल नीचे की तरफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं क्या? अरे हम जिस तरफ का मोशन डिस्कस कर रहे हैं वो उसकी बात करेंगे।
स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्कस करते वक्त हॉरिजॉन्टल सर्कुलर की बातें करेंगे, वर्टिकल की बात नहीं करेंगे। तो बताओ जरा सेंटर की तरफ कौन लग रहा है? टुवर्ड सेंटर कौन लग रहा है? T1। बाहर की तरफ कौन लग रहा है? अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में जोड़ दो, अपोजिट हो तो हटा दो, तो इस बॉडी पर एक फोर्स की दो फोर्स, T1 T2 दो फोर्स है सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, जोड़ दे घटा दे, तो इस बॉडी पर काम करने वाला हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स कितना है? T1 माइनस T2। सो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। आंसर दीजिएगा, ये फोर्स है कि नेट फोर्स है? नेट फोर्स का बराबर नेट फोर्स बराबर नेट फोर्स ही किसकी तरह काम करेगा? सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम करेगा। तो मिलेगा T1 माइनस T2 बराबर सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला mr ओमेगा स्क्वायर। बॉडी का मास कितना? m। रेडियस कितनी इसकी? रेडियस कितनी? l इनटू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन संख्या 1, इक्वेशन संख्या 2। हमने कई बार बोला इस बात में कि जितनी भी इक्वेशंस बने एमपीटी के हमेशा हमको क्या करो? ऐड कर दो, आपका काम में आसान हो जाए। इक्वेशन जब भी कभी किसी बॉडी का एफपीटी यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो जितनी भी इक्वेशंस बने आप उसको कृपया ऐड कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा? देखो जल्दी बोलो। T2 बराबर यहां से देखो तो क्या बन गई? 2ml ओमेगा स्क्वायर। पहली वाली क्या बन गई? T1 माइनस T2 बराबर ml ओमेगा स्क्वायर। क्या दोनों को जोड़ दिया जाए? आंसर को लिखा ऐड करने जा रहा है बेटा। क्या T2 की वैल्यू घटा दे? T2 की वैल्यू घटा दे। T2 बराबर इसको कॉपी कर लेना। T2 बराबर इसको तभी से लिखो जरा सा 2ml ओमेगा स्क्वायर। सो 2m L ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन सेट करिए, ऐड करो, ऐड करना। हमने कहा ना इक्वेशन संख्या ये सेकंड बन गई, ये इक्वेशन संख्या फर्स्ट है, इसको यहां से यहां कॉपी कर दिया। जितनी भी इक्वेशंस बने उनको केवल ऐड करिए। ऐड करोगे अपने आप T2 तो T1 बराबर क्या आ गया? T1 बराबर 1 बार ml ओमेगा स्क्वायर, 2 बार ml स्क्वायर, टोटल 3 बार। सो 3 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू 3ml ओमेगा स्क्वायर और T2 बराबर 2ml ओमेगा स्क्वायर। क्या तरीके समझ में आए? कोई डाउट तो नहीं बेटा? सवाल लिखो। कैसे नोट कर लिया? ऐसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बेटा अगर हमें 1 मिनट दे तो उसको थोड़ा सा फोटो साफ बना दे। सुबह आज थोड़ा सा फोटो, और जिन बच्चों को डायग्राम थोड़ा सा कम क्लियर हुआ एक बार चाहे तो फिर से देख सकते हैं। ये आपका सेंटर, सेंटर के बाद ये आपका L लेंथ का थ्रेड, सेंटर के बाद ये आपका L लेंथ का थ्रेड, मास m, राइट। इसे एक नंबर डाल दीजिए। इससे फिर से L लेंथ के थ्रेड से एक और मास नंबर सेकंड, राइट। ये अपने सर्कुलर पाथ पर और ये अपने सर्कुलर पाथ पर दोनों हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इस धागे में टाइटनेस है, इस पर टेंशन T1 पता नहीं, इस धागे में भी टाइटनेस है, इस पर टेंशन T2। इसी बॉडी पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो सेंटर की तरफ चाहिए क्योंकि सेंट्रीपिटल की तरह काम करे। ऐसी बात को इसके लिए लिखूंगा कि किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो सेंटर की तरफ चाहिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करे। इतना समझ करें। हाँ, एक और बात, ये अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट ओमेगा जैसी एंगुलर रफ्तार से घूम रहे हैं। तो ध्यान से पहले फोटो समझें फिर नोट करें। फिर से बता दें, पूरे सवाल की समरी को ध्यान से सुनो। दो प्रोसेस थे और दोनों एक एक करके, मतलब पहले सेंटर से एक थ्रेड L लेंथ का, फिर एक दूसरा थ्रेड L लेंथ का, बीच में एक एन मास, एक एंड पॉइंट एन मास, और दोनों को एक साथ बांध के सर्कुलर पाथ पे ओमेगा रफ्तार से घुमाया। इस धागे में अलग टाइटनेस है, इस धागे में अलग। कॉन्सेप्ट ये है, बहुत छोटी सी सुनने वाली बात, कि दोनों धागे अलग, टेंशन अलग। इस मास के लिए आप केवल सिंगल सा स्टेटमेंट लिखो कि सर इस पर एकमात्र टेंशन काम कर रहा है, यही इस पर नेट फोर्स है टुवर्ड सेंटर, यही इसको सेंटीमीटर प्रोवाइड करेगा। तो T2 की बड़ी सामान्य शर्त वो निकल जाती है। T1 पर दो मास काम कर रहे थे, अंदर भी बाहर भी, तुमने नेट फोर्स फाइंड आउट किया T1 माइनस T2, और यही सेंटीमीटर की तरह काम करेगा। सेंटीमीटर होगा mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर m r की जगह l इनटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, आपके पास दो रिजल्ट भी है, रिजल्ट देख के बताइए T1 बड़ा कि T2? चेक करो। कॉमन सेंस से कहता है कि सर इस धागे पर केवल एक रिस्पांसिबिलिटी, इसकी
m की, लास्ट वाले सेकंड नंबर m की। और इस धागे पर कितनी रिस्पांसिबिलिटी? 2 इसको भी सर्कुलर पाथ देना है और प्लस इतना टेंशन यहां मेंटेन करना ताकि ये भी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर सके। इसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो यहां पर तनाव की तादाद ज्यादा होगी। एग्जांपल सुनना और ध्यान सुनना, और ध्यान से पढ़ देखो। ईवन की वैल्यू कितनी है सॉल्व करने के बाद? आंसर को चर्चा बनाते हैं, आंसर को चर्चा बनाते हैं। ईवन कितना है बेटा? 3 टाइम्स ऑफ m l ओमेगा स्क्वायर। t2 कितना है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ, हां जी 2 टाइम्स ऑफ m l ओमेगा स्क्वायर। राइट? कहां टेंशन ज्यादा, अंदर वाले बाहर वाले? अगर हम धागा काफी रखता, अगर हम आरपीएम बढ़ाने मतलब ओमेगा बढ़ा दिया, ओमेगा बढ़ाओगे तो किस धागे के टूटने की चांस ज्यादा है? अरे भाई सिंपल, जहां स्ट्रेस ज्यादा, जहां टेंशन ज्यादा है, क्या धागे के टूटने की ज्यादा चांस है? अगर मुझसे कहूं कि दोनों धागे एक ही ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के हैं तो आरपीएम बढ़ाने पर कौन सा धागा पहले टूट जाएगा? अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाले पर टेंशन हर वक्त कितना डेवलप होगा? अंदर वाले पर डेवलप होने वाला टेंशन हर वक्त बाहर वाले से ज्यादा होगा, तो पहले अंदर वाला धागा टूटेगा। समझ गए ना? अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं इसी की जगह, और ध्यान सुनना और ध्यान से, इसी की जगह पर अच्छा यू धागा यही स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग लेते हैं तो आइडियल स्प्रिंग की छोटी सी बात इतनी होती है कि आइडियल स्प्रिंग मासलेस होती है। कैसी होती? वो खुद की ड्राइव के लिए कोई भी फोर्स, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लेती है, बिल्कुल मासलेस जैसी स्प्रिंग है। हम तुमसे कहते हैं आपकी बार मासफुल स्प्रिंग। कैसी है? मासफुल। यदि आपकी बार ऐसी स्प्रिंग है जिसमें मास है और इसके एंड पॉइंट पर कुछ छोड़ो, हटाइए, ठीक, ये स्प्रिंग है, केवल स्प्रिंग, इसमें मास है, मान लीजिए 1 किलो की, 1 केजी। और ध्यान सुनना बेटा, और उसकी लेंथ कितनी? 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बेटा प्लीज नोट नहीं करो, क्या चर्चा कर रहा हूं ताकि आप चीजें समझें। सेंटर पॉइंट घुमा दीजिए इसको, ओमेगा। इस रॉड को, इस धागे को, मोटे रस्से को, 1 किलो के मोटे रस्से को, जिसकी लंबाई 1 मीटर, ऐसे घुमाओ। धागा कैसे मान लो, थोड़ी देर में तुमसे कहूं कि रॉड है, आसान हो जाएगी सोचने में। रॉड कैसा मोशन करेगी? मैं कई बार बात बोली, इस रॉड को अगर ऐसे घुमा दिया जाए, रॉड कैसा मोशन करेगा? रोटेशन। रॉड करेगी, रॉड तो रोटेशन करेगी, लेकिन रॉड का इंडिविजुअल मास क्या करेगा? हर पॉइंट का सर्कल में घूम रहा, सर्कल में। तो रॉड क्या कर रही है? रोटेशन। लेकिन रॉड का हर पॉइंट कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का अरेंजमेंट कहीं बाहर से करना पड़ेगा, पहले से होगा। तो क्या पूरी रॉड लूज होगी, टाइट होगी? रॉड में टाइटनेस होगी, तो रॉड के हर पॉइंट पर टाइटनेस सेम होगी कि अलग है? आपने कहा, सुनिए, आपने कहा सर अगर आइडियल धागा होता है तो आइडियल धागे में हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहता है, क्योंकि मासलेस रहता है। लेकिन ये धागा मासलेस नहीं है, इसमें परफेक्ट मास है, 1 किलो पर्याप्त मास होता है, डिस्कशन लायक होता है। तब तो सर चूंकि ये आइडियल धागा नहीं है, इसलिए इसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होगा। कॉमन सेंस बताओ, कॉमन सेंस से बताना बेटा। सेंटर पॉइंट, एक पॉइंट, बी पॉइंट, टेंशन कहां ज्यादा होगा? ओ से ए में टेंशन ज्यादा होगा कि ए से बी में? ओ से ए। बिल्कुल वैसी कहानी कंपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस हिस्से पर बाहर की रिस्पांसिबिलिटी है और इस हिस्से पर केवल अपनी रिस्पांसिबिलिटी, तो किस पॉइंट पर टेंशन ज्यादा होगा? मैं तुमसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ टेंशन लिखिए, टेंशन का ऑर्डर लिखिए, आंसर लिखिएगा बेटा। टीओ, टीए, टीबी, ऑर्डर लिखो। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होगा? सबसे ज्यादा टीओ पे, उससे ज्यादा, उससे कम कहां पे होगा? टीबी, उससे कम, तो टीओ सबसे ज्यादा, टीबी, टीए उससे कम, सबसे कम टीबी। जैसे एंड पॉइंट की तरफ बढ़ोगे वैसे टेंशन कम होता चला जाए। ऐसा केवल इसमें भी नहीं, ऐसा इसमें भी। राइट? कोई समस्या? अब आगे आते हैं। नेक्स्ट लिखिए, सेफ ट्रैवलिंग ऑन रोड्स इन सर्कुलर टनल्स। Safe traveling on roads in circular tunnel. Safe traveling on roads in circular tunnel. पहले सुनते चलो बेटा, अच्छे ऑडियंस की तरह। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपसे कंबाइंड चर्चा करें। बाई फ्रिक्शन। ये कोई सर्कुलर ट्रक आया रोड पे अचानक से ऐसे, और ये आपका व्हीकल का फ्रंट व्यू दिखा दिया है। ये व्हीकल है सर्टेन मास का, अच्छा ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करते वक्त इसके पास कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे आ रहा होगा सड़क पे, यूं ऐसे डल गया। अच्छा जब हम सड़क पे चलते हैं तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जितनी भी सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। जैसे हमारे साइकिल के टायर और सड़क दोनों के बीच में रफनेस है, रफनेस का कोएफिशिएंट होता है u,
और म्यू डिसाइड करता है कि रफनेस है तो फ्रिक्शन भी अवेलेबल होगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर है। तो गाड़ी मान लीजिए किसी भी रफ्तार से ऐसे चलती हुई चली आ रही, इसका अपना निजी मास कितना है m, और ये जिस जगह पर टर्निंग लेने वाली है इस जगह का एक्सपेक्टेड सेंटर यहाँ पर, इस जगह का एक्सपेक्टेड सेंटर यहाँ पर है, और सेंटर से बाउंड्री तक को मिला दो तो आई थिंक रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाए। अब आंसर दीजिए बेटा। ट्रेवल करने के लिए, कांस्टेंट रफ्तार से ट्रेवल करने के लिए आंसर दीजिएगा, किसी प्रकार के फोर्स की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कांस्टेंट रफ्तार का मतलब रफ्तार चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी रफ्तार मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा। लेकिन ये बॉडी टर्न लेने जा रही है, क्या करने जा रही है? टर्न लेने का मतलब होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज करना। एक्सेलरेशन तब तक आता है जब वेलोसिटी के साथ कोई भी छेड़खानी होगी, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़े एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट जाए एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेशन आएगा। तो भाई फोटो में ये व्हीकल इस टर्निंग पर आ गया, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल, वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही। साइकिल वाला इधर जा रहा था, धीमे धीमे करके इधर जा रहा है, उसने डायरेक्शन चेंज करी, डायरेक्शन चेंज करी तुरंत क्या आ गया? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन करता क्या है? इस फोटो में एक्सेलरेशन क्या करेगा? एक्सेलरेशन ध्यान से देखिए, अगर टुवर्ड सेंटर लगा, कहां की तरफ लगा? टुवर्ड सेंटर, तो ऐसे एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है? AC बराबर v²r। अरे भाई कोई नई बात थोड़ी है, आपको जनरल फार्मूला जो हम सिखाते हैं उसमें कह सकते हो AC बराबर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर v²r। तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऊपर से कॉपी कर लो, FC बराबर मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस। ठीक, अब जरा देखिए, कि मास बराबर टर्निंग चाहिए, मैंने कहा मुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसे थोड़ी मुड़ ऐसे नहीं सकते। मुड़ने के लिए क्या चाहिए? बोलना पड़ेगा सबको। मुड़ने के लिए, टर्न पर आने के लिए आपको क्या, आप क्या सर्कुलर पाथ का हिस्सा बन गए? भले आप थोड़ी देर के लिए बने, आप इस टर्न पर जैसे ही आए आप सर्कुलर पाथ का हिस्सा बन गए, और जैसे सर्कुलर पाथ का हिस्सा बनोगे तुरंत आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की डिमांड पड़ेगी, और सेंट्रीपिटल फोटो में कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होगा। तो सुनना बहुत ध्यान से। अच्छा बताओ, अभी हमने कहा था सेंट्रीपिटल भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल भी होगा। अगर सेंटर से कनेक्शन दिखाई दे रहा है तो सेंट्रीपिटल, कनेक्शन नहीं दिख रहा तो सेंट्रीफ्यूगल। तो पहले सेंट्रीफ्यूगल के बारे में सोचते हैं, क्यों? क्योंकि जो गाड़ी सड़क पर मुड़ने जा रही है उसको बीच धागे से हमने भी बांध नहीं रखा है, उसका सेंटर से कनेक्शन नहीं है। तो जैसे सर्कुलर टर्न पर आएगी, जैसे सर्कुलर टर्न पर आएगी तो क्या इसका क्या सर्कल का पार्ट बन गई, और सर्कल का पार्ट बन गई तो इसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल। क्या इसका कनेक्शन सेंटर से है? नहीं, तो इस पर क्या लगेगा? पहले सेंट्रीफ्यूगल, टुवर्ड सेंटर की फंक्शन करेगा। उसका तो गाड़ी का स्लिप होना चाहिए, कहां की तरफ? जैसे स्लिप होना चाहेगी तो स्लिप होने की टेंडेंसी आपकी फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। और फ्रिक्शन कितना होता है? तो आपने कहा था यार अपने इसका कोएफिशिएंट म्यू है, तो यहां पर अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय n। अच्छा तो नीचे कौन काम करेगा? mg एज अ एक्शन, ऊपर कौन काम करेगा? n एज अ नॉर्मल रिएक्शन। देखो ना ये सड़क को फाड़ के नीचे जा रही, ना गाड़ी हवा में चल रही, इसका मतलब मामला बैलेंस है। तो नीचे कितना काम करेगा? mg एज अ प्रेजेंट एक्शन, उतना ही काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। n बराबर mg, fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय n की जगह बेटा m मल्टीप्लाई बाय g। अच्छा बताइए, और ध्यान से बताइए, फ्रिक्शन अवेलेबल होना, सही बात है, कनेक्ट करते चलो, सब लोग सुनते भी चलो। फ्रिक्शन अवेलेबल होना अलग बात है, उसका काम करना अलग बात है। एग्जांपल के तौर पर हम खड़े हैं, फ्रिक्शन अवेलेबल है कि नहीं है? काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब करने क्यों फ्रिक्शन काम करेगा? जैसे ही हमें चलने की टेंडेंसी आई फ्रिक्शन काम करना शुरू कर दे। अरे बताओ बहुत ध्यान सुनना, गाड़ी किस टर्न पर? सर्कुलर टर्न पर। सर्कुलर टर्न को पार करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां की तरफ चाहिए? सेंटर की तरफ। अगर सेंटर से कनेक्शन किसी धागे से होता तो क्या धागे की टाइटनेस सेंट्रीपिटल कम कर जाती? अफसोस इसका सेंटर से कहीं कोई कनेक्शन नहीं, तो सेंट्रीपिटल मिलने का कोई जुगाड़ नहीं दिखेगा। तो हम क्या मान के चलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल काम करता है टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा अवे फ्रॉम सेंटर। आंसर दीजिएगा, क्या इस बॉडी में स्लिपिंग आ जाएगी? कहां की तरफ? बाहर। जैसे स्लिपिंग आएगी वैसे कौन एक्टिव हो जाएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है। फ्रिक्शन अवेलेबल होना अलग बात है, काम करना अलग बात है। तो जैसे ही स्लिपिंग टेंडेंसी आएगी बाहर की तरफ, फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट यानी अंदर की तरफ। अब सुनो बेटा, ये काम करना शुरू कर देगा। अब आसान भाषा, इतनी लंबी कहानी हमने लिखी, लंबी कहानी डिटेल में एक्सप्लेन करें सरल भाषा। गाड़ी सर्कुलर टर्न पर है, सर्कुलर मोड पर है। अगर सर्कुलर मोड पार करना है
तो गाड़ी को सेंटर की तरफ एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, नाम बोलो, वो तो सेंट्रीपिटल। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं यहां से हो जाएगा, फोटो में कोई तो होगा जो उसकी मदद करेगा। बताइए जरा, सेंटर से कनेक्शन नहीं है, धागा नहीं है, टेंशन तो नहीं, कोई बात नहीं, क्या इसका सड़क से कनेक्शन है? सड़क और टायरों के बीच में क्या फ्रिक्शन अवेलेबल है? और फ्रिक्शन अवेलेबल प्लस बॉडी मोशन, तो फ्रिक्शन काम भी करेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना काम कर सकता है? एफएस का फार्मूला एफएस बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय एन, और एन किसके बराबर? एमजी के बराबर। तो क्या एफएस बराबर म्यू एमजी लिखते हैं? अब आंसर दीजिएगा, सुनना बहुत ध्यान से। सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिमांड है, क्या है? उस डिमांड की सप्लाई कौन करेगा? जो फोटो में मौजूद होगा। अगर टेंशन होता तो टेंशन वो डिमांड पूरी करता, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन डिमांड पूरी करेगा। आंसर दीजिएगा बेटा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की डिमांड ज्यादा हो जाए तो ठीक है, कि सप्लाई ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन की तो ठीक है? फ्रिक्शन ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रीपिटल की डिमांड ज्यादा होगी तो दिक्कत हो सकती है। इस बात को हम लोगों ने लास्ट में लिखा, तो आप क्या करिए, हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डिमांड हमेशा या तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो या फ्रिक्शन फोर्स से कम हो। भाई आप किसे घटा बढ़ा सकते हो, आप किसे चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर घटा बढ़ाइए घटाइए, सेंटीमीटर चेंज होगा, लेकिन फ्रिक्शन तो किसी सरफेस के लिए फिक्स है। कैसे? सरफेस और टायर के बीच का म्यू फिक्स है, मास फिक्स है, जी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। इसकी लिमिट, इसकी औकात है, आप इससे ज्यादा काम नहीं ले सकते। तो जिसकी लिमिट फिक्स होती है, हम हमेशा वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में छोटी रखते हैं। तो लिमिट फिक्स है फ्रिक्शन की, सुनना ध्यान से। सर्कुलर टर्न पर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का जुगाड़, फोटो में टेंशन नहीं है, और टेंशन नहीं तो फ्रिक्शन तो है, तो फ्रिक्शन पूरी करेगा। तो फोटो में अवेलेबल, फोटो में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से कम होनी चाहिए। यहां लिखने जा रहा है एफसी की वैल्यू ऐसे क्या होती है? m v स्क्वायर अपॉन r must be less than or equal to fs किसके बराबर? म्यू मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय g। m से f खत्म, v स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय g। क्या ऐसी शर्त आ जाएगी? लिखिए ऐसे एक बार लिखिए, फिर नोट करिए, एक बार लिखिए। इन केस ऑफ सर्कुलर टर्न, in case of circular turns we need centripetal force। in case of circular turns, in case of circular turns we need centripetal force which will be arranged in case of circular turns we need centripetal force। in case of circular turns we need centripetal force, we need centripetal force which will be arranged, which will be arranged from available, which will be arranged from available which will be arranged from available। हाँ ऐसे लिखो बेटा, ए पार्ट थोड़ा सा लिख लो, ए पार्ट फ्रिक्शन, available फ्रिक्शन, बी पार्ट बेटा नॉर्मल रिएक्शन, सी पार्ट लिख लो बेटा बोथ। ए पार्ट फ्रिक्शन, बी पार्ट नॉर्मल रिएक्शन, सी पार्ट बोथ। चलो भाई मेरे साथ साथ चलना बेटा, सबको समझना भी है। ए पार्ट, चलो भाई सबसे पहले, हाँ जी, ये स्ट्रेट रोड अचानक से आ गया सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न में ये क्या है उसका सेंटर, ये सर्कुलर टर्न की बेटा रेडियस, यहां का रख दिया जाए मास, मास कितना मान लेगा या मान। अच्छा बताओ इस वक्त इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है? v। ये कोई वेक्टर है जो कि v रखता है, सड़क पर ऐसे आ रहा है। अच्छा जैसे टर्न पर आएगा, प्लीज सुनना बहुत ध्यान से, एक एक लाइन की कहानी बची है। ये सर्कुलर टर्न
उसका ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने पर रेडियस, ठीक। जैसे सर टर्न पर आया तो टर्न पर आते ही चीज की रिक्वायरमेंट है किसकी, ठीक है सर, हमें मुड़ना डायरेक्शन चेंज करनी है, हमने कहा फोर्स ले लो डायरेक्शन चेंज कर लो, फोर्स कहां की तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ, उसको एफसी बोल सकते हैं। अच्छा फोर्स फोटो में पहले से अवेलेबल होगा, इस फोटो में कौन अवेलेबल, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब जो आपकी गाड़ी के टायर और सड़क है उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। नीचे वजन काम करेगा, बॉडी का वेट काम करेगा कितना, बॉडी का वजन नीचे करेगा प्रेसिंग एक्शन, इसे मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो इस जगह पर अवेलेबल फ्रिक्शन कितना हो सकता है, किसी भी सरफेस पर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन का फार्मूला होगा Fs max बराबर बेटा म्यू मल्टीप्लाई बाय n। अच्छा तो म्यू की जगह म्यू लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n किसके बराबर, mg के बराबर, mg। अब प्लीज सुनना, अगर मुड़ना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिमांड है, चाहिए, ये नहीं होगा तो मुड़ नहीं पाओगे। और उस डिमांड को पूरी करने फोटो में कोई ना कोई फोर्स मौजूद होगा, इस बार कौन मौजूद है, फ्रिक्शन की सप्लाई। अच्छा परिस्थितियां कब मैनेज रहेंगी, डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, सप्लाई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, अरे जो एक्स्ट्रा सामान होगा रखा रहेगा। तो इस बात कहां लिखते हैं कि FC बेटा आप सबका आंसर चाहिए और FS तो बीच में रिलेशन लिखने जा रहे हैं। हाँ जी मामला बराबरी पता चलेगा। अच्छा डिमांड कम रहे तो भी चल जाएगा, तो FC लेस देन आर इक्वल टू FS, FS नहीं बल्कि FS मैक्स। FC का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, फार्मूला mv² अपॉन r लेस देन आर इक्वल टू FS मैक्स मतलब बेटा म्यू मल्टीप्लाई, कॉपी करते चलो, म्यू मल्टीप्लाई बाय m इनटू g। और ध्यान सुनना, m क्या है, बॉडी का मास, v क्या है इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी, r क्या है सर्कुलर टर्न की रेडियस, और म्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसके बीच में, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में, राइट। m से m कैंसिल, तो v² must be less than or equal to बेटा म्यू मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय g। सो v बोलो v स्क्वायर डाउन क्या रूट लगेगा, अंडर रूट ऑफ म्यू r g। सुनना एक चीज लिखने जा रहा है, ठीक है क्या, पढ़ बताना पड़ेगा सबको, भाई नोट नहीं करो कसम है तुम्हें, ठीक है। या तो कम हो और या तो बराबर हो, किससे, अंडर रूट ऑफ म्यू r g से। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है, बता सुना, या तो कम हो और बहुत बहुत बढ़ जाए तो बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, म्यू आर जी के। इसका मतलब वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू म्यू आर जी के बराबर, हम लिख सकते हैं v से मैक्सिमम सुरक्षित वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय g। कोई डाउट तो नहीं, नोट करिए, ये बाय फ्रिक्शन, ये पार्ट जब फ्रिक्शन आपकी मुड़ने में मदद करेगी, जल्दी नोट करो भाई, 30 सेकंड का समय। सेकंड पार्ट बैंकिंग, सेकंड यानी बी पार्ट। अब देखेंगे दूसरी मदद हम लेंगे बैंकिंग से। भले आप नॉर्मली रोड पर चलते नजरअंदाज करें, लेकिन जहां जहां टर्निंग होती है वहां देखिएगा बारिश के बाद पानी पक्का भरा होगा, हाँ पानी नहीं भरा, जहां पे टर्न होंगे वहां पानी भरेगा, क्योंकि वहां ढलान बनी होती है, पानी से निकल जाएगा। ये बात का डेमो है इस चीज का कि आप चेक कर सकते हैं कि जहां जहां टर्न आ रहा है वहां सड़क थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा के बनेगी। और नहीं तो भी बचपन से तुम्हारी न जाने क्यों आदत पड़ गई, तो तुम जब भी कभी किसी टर्न पर जाते हो तो तुम्हारी साइकिल अपने आप, साइकिल मोटरसाइकिल बाइसिकल जो भी है, कार को खड़ी नहीं कर सकते हो, अलग बात है, 4 पहिया होते हैं उसमें, जितने भी 2 पहिए वाहन है उन सबको तुम अपने आप टर्न की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हो, मतलब इट समहाउ यू डोंट बिलीव। देखो ये सब नेचुरल चीजें हैं, ये मान के चलिए प्रकृति ने हमारा सिस्टम इतना सॉफ्टवेयर स्ट्रांग बनाया कि सच्ची सोच लेते हैं। भाई सिंपल सी बातचीत है, आपको कोई जैसे मान लीजिए आपके चेहरे की तरफ कोई तमाचा तो आपका सबसे पहले एक्सप्रेशन ऐसे होता है, आंखें बंद हो जाती है। तो प्रकृति का सिस्टम है हाँ कि नेचर तो है सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स की सुरक्षा तो करता है। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं बेटा, इतनी बात नोट हो गई। तो यहाँ कौन अरेंजमेंट कर रहा है बॉडी के चलने के लिए, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन डिसाइड भी कर रहा है, फ्रिक्शन कह रहा सुनो और बात पे चलना सेफ है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, इससे रफ्तार तेज हुई। अच्छा दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत क्या होगी, अगर आपकी रफ्तार बढ़ी, v बढ़ा, अच्छा v बढ़ेगा तो क्या mv² बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई तो फिक्स है, सप्लाई फिक्स है तो आप डिमांड करते रहोगे, लेकिन आपकी सप्लाई, और ध्यान से
अगर सेब से रफ्तार तेज हो गई, क्या हो गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नहीं? बहुत शानदार क्वेश्चन। अगर किसी सर्कुलर टर्न पर गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाए, वहां पर ऑयल गिर जाए, लुब्रिकेशन गिर जाए, तमाम सारे केले फल गिर जाए और चिकनाहट आ जाए, हाँ, या टायर चलते थे किसके, तमाम सारे रीजन हो सकते हैं। तो किसी कारणवश अगर व्यू कम पड़ जाए, यानी अवेलेबल फ्रिक्शन कम पड़ जाए, तो गाड़ी सर्कुलर टर्न पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी तो गाड़ी स्लिप करेगी कि नहीं करेगी? अंदर की तरफ की बाहर की तरफ? हाँ जी, बाहर की तरफ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि क्योंकि सेंट्रीपिटल अरेंज करने वाला कमजोर पड़ गया तो सेंट्रीफ्यूगल हावी होगा, गाड़ी स्लिप कर जाएगी बाहर की तरफ। स्किडिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द सर्कुलर टर्न आउटवर्ड, राइट? कम द सेकंड पॉइंट बदले अथवा अरे यार तमाम सारी उसमें देखा होगा तुमने मूवीज में, हाँ देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह, ये जैसे बड़ी बारी गिरती है। चलिए ठीक है ना, चलिए आप फास्ट एंड फ्यूरियस से बाहर आइए, बैंकिंग कराते हैं ना, ध्यान से देखिए। अच्छा तो इसी फोटो को मॉडिफाई कर रहा हूं बेटा, फोटो रफ करने बहुत ध्यान सुनना, फोटो मॉडिफाई करके रफ करने बहुत ध्यान सुनिएगा। इधर देखो फोटो बना, ये सर्कुलर टर्न, और सर्कुलर टर्न बेटा ऐसे बनाया गया है कि ये आपका कोई व्हीकल या आपकी कोई गाड़ी, ये इस सर्कल का सेंटर, ये इस सर्कुलर टर्न की एक्सपेक्टेड रेडियस, असल में गोल टर्न नहीं है, बस तो मुड़ते मुड़ते इस तरह मुड़े तुम कर्वेचर में आ गए। और कर्वेचर को अगर काल्पनिक रूप से वर्चुअल फॉर्म में कंपेयर किया जाए तो एक सर्कुलर पार्ट का, सर्कुलर टर्न का एक पार्ट मीनिंग क्या? एन मास की गाड़ी जैसे ही सी सेंटर वाले आर रेडियस के टर्न पर आई, तो आते ही उसने महसूस किया कि सड़क एक तरफ उठी हुई, हॉरिजॉन्टल से सड़क को थोड़ा सा उठा के बनाई ऐसे, तो गाड़ी ऐसे नहीं आई, गाड़ी थोड़ा यस ऐसे दिखाई देती है कि पूरी सड़क की पूरी सड़क की हॉरिजॉन्टल से ऐसे उठा दी गई, तो गाड़ी क्यों चलेगी? ऐसे आती दिखाई देती। ये गाड़ी हेडलाइट दिखाई दे रही है आपको, ये अंदर ड्राइवर साहब स्टीयरिंग, ए मार दे क्या शांत रहो प्लीज, ये फोटो कुछ ऐसी क्या समाधान से हमें समझने के लिए बनाया, ऐसी कुछ बनानी हमारी बर्बाद नहीं बनाया, तरीका समझ में आया ना? गाड़ी एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नहीं चलेगी बल्कि सरफेस हॉरिजॉन्टल से थोड़ी सी उठी। अब उसकी हम एक्चुअल फोटो देखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। ये सर्कुलर टर्न, और इस सर्कुलर टर्न में ये बेस, ठीक है, बेस, और सड़क एक तरफ उठा के बनाएंगे ऐसी ऐसे बनाएंगे, बच्चों हम समझ, सड़क ऐसे आई ऐसे। अच्छा देखो ये गाड़ी आ, ये आपका व्हीकल का मास मान लीजिए कितना बेटा, m, नीचे कौन काम करेगा, mg। अब आगे कहानी थोड़ी सी समझा रहे हैं। mg सड़क को इस प्लेन ऑफ सरफेस को हॉरिजॉन्टल से उठा दिया जाए कितने एंगल पर, थीटा। अच्छा अगर ये थीटा तो आपने यहां पर डाला परपेंडिकुलर, आंसर नीचे होगा, इधर mg का ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी, ये समझाना पड़ेगा क्या, ये तो आपको होना चाहिए बेटा, समझाएंगे टाइम लगेगा। ये थीटा तो ये भी, अब एक काम करिए आप इस लाइन को वर्टिकली ऐसे खींचिए। अच्छा तो ये क्या है, अगर ये आंसर दीजिएगा, ये कौन है, mg। तो जहां से थीटा एंगल में, मैं पूरी बात रिपीट करता रहा हूं, सड़क का हॉरिजॉन्टल प्लेन की जमीन, और सड़क थोड़ी सी उठा के बनाई गई कितने एंगल पर, थीटा, उस पर एक गाड़ी आ रही, गाड़ी का मास कितना, m, नीचे कौन काम करेगा, mg। mg के साथ अगर ये थीटा, ये वाला भी थीटा, तो mg का जहां से थीटा बनता है उधर का कोण बनता है mg का, और इधर आएगा mg का, mg cos थीटा करेगा प्रेसिंग एक्शन, इसे मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब जरा सुनिए ये कितना एंगल, तो क्या ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा। सुनना ध्यान से, हम सड़क, गाड़ी की वजह से सड़क पर क्या हो रहा है ये देखना चाहते हैं, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, गाड़ी की वजह से सड़क पर क्या हो रहा है ये थोड़ी देखना है, बल्कि सड़क की वजह से गाड़ी पर क्या हो रहा है ये देखना। तो गाड़ी पर लगने वाले, व्हीकल पर लगने वाले फोर्स देखेंगे, तो गाड़ी ने व्हीकल पर, सॉरी व्हीकल ने सड़क पर क्या लगाया है, आंसर दीजिए, व्हीकल ने सड़क पर क्या लगाया, mg। इधर क्या लगा है, mg cos थीटा, इधर क्या लगा, mg। सब तुमने नीचे ऊपर फोर्स दिखा दी, किस पर, प्लेन पर। प्लेन ने क्या दिया, प्लेन पर हुआ एक्शन, गाड़ी ने प्लेन को दबा के किया एक्शन, इसे मिला नॉर्मल, नॉर्मल एक्शन वर्टिकल से कितना एंगल पर, थीटा। तो n का एक कंपोनेंट n का बोलते जाओ ना, n का जहां से एंगल बनता है मान कौन जाएगा n का, अरे पूरी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी टेढ़ी बने उससे क्या कर लो, एक कंपोनेंट बनेगा cos थीटा, दूसरा बन जाएगा sin थीटा। तो ऊपर की तरफ बन गया n का थीटा, जहां से बनना वहां बन गया n का cos थीटा,
यहां बन जाएगा इनका साइन ऑफ थीटा। जैसे सर्कुलर टर्न पर गाड़ी आई, गाड़ी को मिला नॉर्मल रिएक्शन, दो हिस्सों में फट गया, n का एक कंपोनेंट का cos थीटा, एक n का sin थीटा। आंसर दीजिएगा, ये क्या कर रहा है? बॉडी के वेट को जो जो कर रहा है लिखते चलो। n cos थीटा ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा है बॉडी के वेट पे, जो भी काम कर रहा है नीचे की तरफ। ये क्वेश्चन संख्या सेकंड, कुछ वजह है इसलिए सेकंड लिखा। पहली क्वेश्चन क्या बने, क्या ऐसा कह दो कि पहले तो बॉडी बैलेंस हो गई, पहले तो बॉडी बैलेंस करा ली, पहले बॉडी टिक गई, अब बॉडी क्या करना है, या टिकाना नहीं है, चलाना है। कैसे पाथ पर? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ पर मुड़ने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां की तरफ काम करता है? सेंटर। और सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि फोटो में पहले से क्या, इस फोटो में कोई ऐसा जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, n का sin थीटा। तो आई थिंक n का जो sin थीटा है, यही n का sin थीटा, यही आपको सेंटर की तरफ काम करता दिखाई देगा। सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स क्या मैनेज करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैनेज का सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला m मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर अपॉन r। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जाए तो जैसे सुनो ध्यान से, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं डिवाइड करें। सपोज समबडी आस्क यू व्हाट इज नेट नॉर्मल रिएक्शन, समझ चेंज करिए, किताबी भाषा से ऊपर उठिए, YouTube से ऊपर उठिए। अगर आपसे पूछता है, आपने दो बातें सोची, क्या सोचा? आपने कहा सर्कुलर टर्न mg और cos थीटा के बराबर और n sin थीटा c के बराबर, दो बातें तैयार हो गई। जो बातों का जैसे चाहो ऐसे इस्तेमाल करो। कोई तुमसे व्हाट इज नेट नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट इज n रिजल्टेंट, व्हाट इज n की वैल्यू, आपने कहा सर 1 मिनट, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो और ऐड कर दो, क्या मिलेगा जरा? n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। n स्क्वायर ले लो कॉमन, 90 लेकर क्या हो जाता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस वो कितना होता है? तो n बराबर कितना है? क्या उधर वाला रूट में आ जाएगा? n की जरूरत होगी n निकालने, लेकिन अक्सर ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत किसकी पड़ती? दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, n से n तक, n से n तक। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय g। व्हाट इज tan थीटा बाय थीटा? थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल से सड़क का इंक्लाइनेशन। v क्या है? वेलोसिटी। किसकी? 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 हाँ जी, आकार के वेक्टर। r क्या है? सर्कुलर टर्न की रेडियस। और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। यहां कार या व्हीकल कैसे टर्न पड़ता? वो जो बन रहा कैसे टर्न पड़ा? सर्कुलर। यहां भी सर्कुलर। यहां चाहिए क्या था? सेंट्रीपिटल। यहां भी क्या चाहिए था? सेंट्रीपिटल। यहां किसने जुगाड़ किया? फ्रिक्शन। यहां कौन जुगाड़ कर रहा? n का एक कंपोनेंट। यहां आवश्यक शर्त क्या है? v से बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो बेटा यहां क्या शर्त है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v बराबर अंडर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, tan ऑफ थीटा इनटू r इनटू g। नोट करें जल्दी से, फिर चलते हैं फोर्थ। अब इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हो रही है, तो बेसिक तैयार हो गया। रफ्तार बढ़ाई, जल्दी से नोट करिए बेटा। इसके बाद जो लिखने जा रहा हूं 2016 में एज इट इज रिजल्ट पूछा गया था 1 मिनट। तो मान लीजिए वो सवाल अपने आप में 2016-17 का पेपर नीट का वैसे बहुत गंदी लिखा है। अच्छा पेपर था। अरे अच्छा नहीं था यार, प्राण निकल गया बच्चों के पर। अच्छा लगा तो मौके पर चलता सर ही लगा डाला। वो एक्चुअली पेपर आउट ऑफ पैटर्न वाला यार, एक सेकंड वाला ज्यादा टफ था, लेंथी था सेकंड। हां, मेरे कहने का मतलब ये कि 180 क्वेश्चन इज इक्वल टू 180 मिनट। तो सवाल बेटा तुम्हें ऐसा ही मिलेगा कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। हम 1 सेकंड नहीं कह रहे हैं, 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, इतना लेंथ का सवाल होगा। कोई 2 में सॉल्व होगा तो कोई लगभग 0 सेकंड लेंगे, देखते ही सॉल्व हो जाए, ऐसा भी हो। तो कहने का मतलब पेपर ऐसा बैलेंस करके बनाया जाता है। भैया एनटीए जो पेपर बनाते हो साल भर पेपर ही बनाते हैं वहां, साल भर यही। हाँ, और क्या? तो 180 क्वेश्चन साल भर में सेलेक्ट करते हैं ताकि सोच के रखो कौन क्वेश्चन लगभग एक्यूरेट 1 मिनट के, या पेपर को ऐसा कैसे बैलेंस किया जाए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, 2.5 घंटे करके बैठ जाओ। इस बार एक बच्चे ने बच्चों टॉप किया, लोगों ने लगभग 2.5 घंटे पेपर कर लिया। एक ही देर का था पेपर। नॉलेज रखिए, प्रैक्टिस रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए, सबसे बड़ी बात। कैसी क्या दो कैसे? तो कभी परीक्षा मदद करेगा बोलने में, तो कभी बैंकिंग मदद करेगी, कभी दोनों मिलके करेगा। अगला केस उसके लिए बिल्कुल तैयार है ना, फिर नहीं चलाओ बिल्कुल प्रकट दो, अब सीख पाओ। हाँ, एक बार ड्राइव हो जाए फिर आप बना लो। और इस केस को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन करना, इसलिए आवश्यक कि सवाल बना इससे और बनेगा फिर से। एक बात और है, रिजल्ट जब बन जाएगा तो आप उस रिजल्ट को एज इट इज याद रखेंगे, क्योंकि वहां बना पाओ 1 मिनट में ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है बच्चों, रखा है।
तैयारी करते चलो, धीमे धीमे लक्ष्य की तरफ बढ़ो। जो बच्चा कमजोर है वो इस साल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, तो बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि एक साथ सभी बच्चे बैठे हुए क्लास में सेलेक्ट हो जाएं, ऐसा इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन सभी लोग सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहो। जो बिल्कुल परफेक्ट है फिट हो जाएगा, जो इम्परफेक्ट है वो फिट होने की कोशिश करें। चलो भाई, चलो बच्चों, अब तीसरी और आखिरी रीडिंग, तीसरी का रीडिंग क्या डिस्कशन चल रहा है? सड़क पर गाड़ी सुरक्षित तौर पर कैसे मुड़ेगी? गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करके देती है, हमें क्या सोचना? ये सोचना ना, गवर्नमेंट क्या करती है, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो सड़कों को एक तरफ से दबा के बनाते हैं, मतलब अपने आप थीटा देते हैं ताकि तुम्हारी गाड़ी सीधे ना चले, उसको थीटा मिलता है। अब की बार पता है क्या है? अब की बार दोनों बात बाई बोर्ड का मतलब अब की बार सड़क कुछ ऐसे डिजाइन करी गई कि सड़क में बैंकिंग भी है। क्या बेटा? बैंकिंग भी है। और ये तो कंफर्म है कि फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के चल पाना संभव, फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, आवश्यक है, बुराई भी। विदाउट फ्रिक्शन बोलना पॉसिबल नहीं, विदाउट फ्रिक्शन लिखना पॉसिबल नहीं, खाना पॉसिबल नहीं, च्यू करना पॉसिबल नहीं, चबाना पॉसिबल नहीं, तो वॉक करना पॉसिबल नहीं। वॉक टॉक जितनी भी चीजें सब फ्रिक्शन बेस्ड है। फ्रिक्शन खत्म, दुनिया खत्म, लेकिन फ्रिक्शन आवश्यक है। सुनिए ध्यान से, बहुत कौन सा फ्रिक्शन है? हेलो, फ्रिक्शन है बैंकिंग। लुक एट द फोटो, अब डायरेक्ट फोटो बना बेटा, ध्यान से देखिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सड़क और हॉरिजॉन्टल सड़क के ऊपर ये आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर। और ध्यान समझते चले, ये हॉरिजॉन्टल जमीन, ये सड़क थोड़ा उठा के बनेगी। कितने पर उठाई गई है? कितने पर बेटा? थीटा। बातें नहीं, कुछ लोग बातें कर। सड़क कितने पर उठाई गई? थीटा। सड़क थीटा पर उठाई गई और ये रहा आपका व्हीकल, ये रहा आपका व्हीकल। व्हीकल का मास कितना रखना भाई? एफ रखना है, ये अपने मन में रखना है कि व्हीकल का मास कितना है? एफ। ठीक, अब जरा बताओ, जैसे ही एफ रखो, कॉमन सेंस आपका क्या कह रहा है? नीचे की तरफ कौन काम करेगा? ध्यान सुनो, ये बात समझते चलो, यही दिक्कत है। आपको कब mg cos mg sin सोचना है और कब n cos n sin सोचना है, ये भी आना चाहिए। आप किसका डिस्कशन कर रहे हो? सड़क के इंटरेक्शन का डिस्कशन, सड़क का डिस्कशन कर रहे हो, गाड़ी की सुरक्षित चलने की बात हो रही है। तो गाड़ी पर लगने वाले फोर्स देखें, गाड़ी किस पर क्या लगा रही है, इससे क्या मतलब यार, है कि नहीं? चलो भाई, गाड़ी सुरक्षित करते हैं। तो गाड़ी को, गाड़ी ने नीचे तरफ क्या लगाया? हम बोल बेटा, गाड़ी ने क्या लगाया? mg, इधर mg का cos थीटा, इधर mg का sin थीटा। mg cos थीटा ऐसा एक्शन मिलेगा, इसको इक्वल अपोजिट नॉर्मल रीजन। तो नॉर्मल रीजन में से कांटेक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर मिलता है। तो अभी देखा तुमने फोटो में, ध्यान से देखो, ध्यान से, वर्टिकल के साथ बताइए ये एंगल कितना होगा बेटा? थीटा। फिजिक्स कहती है अगर वर्टिकल मिला टिक करो, हॉरिजॉन्टल मिला टिक करो, टेढ़ा मिला तो डालो, दो कंपोनेंट करो। फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी टेढ़ी मिले, इसके दो कंपोनेंट कर लिए। कौन कौन से? आइए देखते हैं जरा। n का जहां से थीटा बनेगा वो आ जाएगा n का cos थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा बन जाएगा n का sin थीटा। राइट? अच्छा बताओ, कौन मदद कर रहा है तुम्हें? क्या तुम सर्कुलर टर्म की बात कर रहे हो? अच्छा, अब की बार सेंटर की तरफ कौन लगेगा? तो वजन कौन बैलेंस करेगा? n का cos थीटा। और सेंटर की तरफ सेंटीमीटर कौन प्रोवाइड करेगा? n का sin थीटा को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराएगा। इतनी बात ठीक है? बाई चांस कमजोर पड़ गया, n sin थीटा कमजोर पड़ गया, फ्रिक्शन को आना पड़ेगा। फ्रिक्शन का भी दिक्कत हो बुला लेना, हम अवेलेबल हैं। हमने कहा कहां हो? यार सर जहां कांटेक्ट है वहीं बैठे। देखो जरा कितना बैठा है, आंसर दीजिएगा बेटा। ये रफनेस, ये कौन है? रफनेस। और रफनेस का जो कोएफिशिएंट है मान लीजिए कितना बेटा? म्यू। एक बात बता दीजिए, नीचे कौन काम? हाउ जवाब देना, नीचे कौन? हां जी, इधर mg का, इधर mg का sin, इधर mg का। अच्छा, फ्रिक्शन कितना काम करेगा? म्यू इनटू n। अच्छा, तो म्यू इनटू n में n के बराबर कौन था? mg का cos थीटा। कॉमन सेंस काम कराना, फिर से बोल दो बेटा, इधर mg का cos थीटा, इधर mg का, तो mg cos थीटा का n के बराबर है। तो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू मल्टीप्लाई बाय n, तो बन जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाय n की जगह आ जाएगा n इनटू g इनटू cos थीटा। ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है। कौन है बेटा? ये fs मैक्स कैलकुलेट होगा। याद रखें, फ्रिक्शन के सवालों में fs मैक्स कैलकुलेट होता है, फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं होता। फ्रिक्शन हमेशा उतना काम करता है जितनी जरूरत पड़ेगी। पूरे की जरूरत तो पूरा काम करेगा, अगर 1 न्यूटन की तो 1 न्यूटन काम करेगा। ठीक है, चलो भाई आंसर दीजिए, सरल सवाल होगा। अच्छा बताओ, बता सुनना, दो सवाल है, दो सवाल है। अगर इस सड़क पर सुरक्षित रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखी गई है और आपने रफ्तार धीमी कर दी तो भी दिक्कत, रफ्तार तेज कर दी
तो भी दिक्कत है। अब समझना ध्यान से, समझिए बहुत ध्यान से, एक एक बात समझना, एक केस समझना, दूसरा अपने आप समझना। अगर वेलोसिटी कम कर दी, आपने गाड़ी बड़ी बड़ी चलाई तो धीमी धीमी चला दी, सर्कुलर टर्न पे आते रफ्तार कम कर दी। अच्छा रफ्तार कम करी तो आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। रफ्तार कम करी, v कम किया, तो क्या mv²/rv कम हो गया? आंसर दीजिएगा, ये कम हो गया। अच्छा ये ऐसा नहीं, पहले रफ्तार बढ़ा देंगे, पहले रफ्तार बढ़ा देते हैं, देखते हैं सेफ कैसे बचेंगे। रफ्तार बढ़ाइए, रफ्तार बढ़ाइए। अच्छा v बढ़ेगा तो क्या mv²/rv बढ़ेगा? ये कौन है? रुक जाओ, हमने कहा हमने काट सर, मेरी बात समझना। हम एक्चुअली जो पिछली दो फोटो डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं फोटो को मिलाने जा रहे हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर सारा मामला कैसे बैलेंस होगा। अगर रफ्तार तेज हो गई, धीमी हो गई, तो भी गाड़ी अगर सुरक्षित चल जाए, वो कैसे हो सकता है? सुनना, इस फोटो में बड़ी आसान सी बातचीत है कि अगर सर्कुलर टर्न पर आते आते अपनी गाड़ी का एक्सीलरेटर आपने घुमा दिया, आपने रफ्तार तेज कर दी, v बढ़ा तो mv²/rv, कॉमन सेंस यार, v आ v बढ़ेगा तो mv²/rv। अच्छा अगर ये बढ़ेगा तो ये अपने आप में डिमांड है कि सप्लाई है? बोलो भाई, अरे सर्कुलर टर्न पर मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आवश्यक है, चाहिए। तो अगर v बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड को सप्लाई करने वाला फोटो में भी कौन है? n का फंक्शन नहीं है, आराम समझना, एक एक करके काम करना है। मान लीजिए आपने रफ्तार बढ़ाई, रफ्तार बढ़ी तो v बढ़ा तो mv²/r बढ़ा, mv²/r बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया, और फ्रिक्शन बढ़ गया, सॉरी सेंट्रीपिटल v बढ़ा, mv²/r बढ़ा, mv²/r बढ़ा तो fc बढ़ गया, fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिमांड है, क्या है? डिमांड की सप्लाई करने। अभी फोटो में कौन मौजूद है? इसके बाद अभी कौन मौजूद है? n का sin थीटा। n का sin थीटा किसकी तरह काम कर रहा है? सेंटर की तरफ काम कर रहा है। तो क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स मैनेज करना चाहता है? आंसर दीजिएगा। n फिक्स है कि बदल सकता है? बेटा एक बात है ना, फोटो में सारे एलिमेंट फिक्स बने, रफ्तार के अलावा। आप गाड़ी के साथ केवल एक किलोमीटर कर सकते हो, एक्सीलरेटर दबा के रफ्तार घटा बढ़ा सकते हो, ना गाड़ी का वजन बदल सकते हो, ना गाड़ी बदल सकते हो, ना इंक्लाइनेशन सड़क टेढ़ी मेढ़ी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आंसर दीजिएगा बेटा। m फिक्स है कि चेंज हो सकता है? g फिक्स है कि चेंज हो सकता है? तो क्या mg फिक्स है? तो mg का cos थीटा भी, mg का cos थीटा फिक्स है, तो नॉर्मल भी नॉर्मल फिक्स है, sin थीटा फिक्स है, सब कुछ फिक्स है यार। फिक्स एंड sin थीटा अवेलेबल आपके पास। क्या मैं समझ पाए? गलती से तुम्हें रफ्तार बढ़ाई तो mv²/r बढ़ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, सेंट्रीपिटल में डिमांड है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी, डिमांड बढ़ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स की डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई उतनी। अच्छा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम करके आपको सर्कुलर टर्न बढ़ने में मदद कर रहा था, आपकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उतनी। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए, उपलब्ध कम पड़ गया, तो क्या बॉडी स्लिप करेगी? कहां की तरफ? हम कहते हैं जब भी कभी सेंट्रीपिटल अवेलेबल सेंट्रीपिटल, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल, और ये सेंट्रीपिटल की व्यवस्था करने वाला फोटो में पहले से अवेलेबल फोर्स है। क्या बात समझ रही है? पहले बताओ, ये फिक्स है। अगर आपने रफ्तार बढ़ाई, अगर आपने रफ्तार बढ़ाई तो mv²/r बढ़ा तो fc बढ़ा, और fc बढ़ा तो n sin थीटा बढ़ सकता है कि फिक्स है? इसका तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड, लेकिन सप्लाई उतनी। तो क्या सर्कुलर टर्न कंटिन्यू रहेगा कि टूटना चाहिए? तो क्या बॉडी स्लिप करेगी? और सर्कुलर टर्न पर बॉडी कहां की तरफ स्लिप करती है? बाहर की तरफ स्लिप करेगी, अभी नहीं, अभी बाहर की तरफ स्लिप करेगी, अभी बाहर की तरफ स्लिप करेगी, स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर, तो फ्रिक्शन काम करेगा अंदर। अबे भाई स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन काम करेगा अंदर की तरफ, ऐसे काम करेगा। अच्छा फ्रिक्शन काम कहां करता है? कहीं नहीं कर सकता, हमेशा अलोंग सरफेस काम करेगा, तो फ्रिक्शन एक्टिव हो गया, fs max। क्या समझ पा रहे? अब इसके लिए करने कंपोनेंट कैसे? आप हॉरिजॉन्टल से जाके ध्यान से, ये दोनों लाइन एक दूसरे के हटा दें, पसंद हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये लाइन कैसी? ट्रांसवर्सल, ये एंगल कितना? थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। फिजिक्स कहती है कोई भी क्वांटिटी टेढ़ी उसके कर लो कंपोनेंट, तो इधर fs का एक कंपोनेंट इधर आएगा, नाम बोलो fs का cos थीटा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, नाम बोलो fs का sin थीटा। अब जरा बताओ कौन किसे मैनेज कर रहा है? हेल्प करिए बेटा, बोलना पड़ेगा, कौन किसे मैनेज कर रहा है? कौन किसे मैनेज कर रहा है? अच्छा बताइए, ऊपर कौन काम कर रहा है? वर्टिकली, वर्टिकल भाई, दो देखो, बैलेंसिंग हमेशा दो डायरेक्शन में होती है। कौन डायरेक्शन? वर्टिकल और पहले किसकी बात कर रहे? और वर्टिकल की बात करते हैं। चलो बोलते जाओ, बोलते जाओ। ऊपर कौन काम कर रहा है? हाँ जी, n का, यार आगे सो गए, n का cos थीटा। नीचे कौन काम कर रहा है? क्या बॉडी का वजन काम करेगा? कितना? mg। और भी नीचे कोई लग रहा है क्या? fs का sin
का वजन नीचे, मैं लिख दे रहा हूं आपको, ये देखिए आपको समझने में बहुत आसानी होगी। mg और fs का साइन थीटा नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए। हम गाड़ी की सुरक्षित चलने की बात कर रहे हैं। सुरक्षित चलने का मतलब हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग होनी चाहिए और वर्टिकल बैलेंसिंग होनी चाहिए। दोनों बैलेंसिंग है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लिखाओ। बहुत शानदार बात, जो बात अब तक तुम्हें हो सकता है ना क्लियर हुई हो, इस इक्वेशन के साथ क्लियर हो जाएगा। तो फोकस करना बेटा, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन काम कर रहा है, चेक करो चेक करो चेक करो, कौन कौन काम कर रहा है। साइन थीटा कहां की तरफ, fs का cos थीटा कहां की तरफ, ये दोनों सेंटर की तरफ लग रहा है। क्यों लग रहा है, इनकी जरूरत है, क्योंकि किसका अरेंजमेंट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। बताइए जरा सा, बताइए अंदर की तरफ कौन काम कर रहा है, हाँ जी, L का sin थीटा अंदर की तरफ, L का sin थीटा अंदर की तरफ, और बोलो बेटा प्लस fs का cos थीटा कहां की तरफ, अंदर की तरफ, और दोनों मिलके क्या अरेंज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन इक्वेशन संख्या 1 इक्वेशन संख्या 2। अब मैं तुम्हें पढ़ के बता सकता हूं, देख ध्यान से, मैं तुमसे कहा था प्लीज पकड़ना, रफ्तार पकड़ना बेटा, सब लोग सीधे एकदम सीधी, नोट नहीं करोगे, सुनो रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार बढ़ेगा किस का बैठे आर भी, अच्छा mv स्क्वायर बटे r, दरअसल क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सप्लाई है कि डिमांड है, डिमांड क्या फोटो से पहले पूरी होगी, तो फोटो में पहले अकेले कौन मौजूद था, लेकिन भैया कमजोर पड़ गए, कोई है मदद करने वाला, तो फ्रैक्शन एक्ट हुआ, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट अंदर की तरफ काम कर, तो अकेले मत दो, अब परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। तो L का sin थीटा और प्लस fs का cos थीटा, दोनों ने मिल करके अंदर की तरफ क्या प्रोवाइड किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वही बात मानी हुई, क्या मेरी बात समझ गए, ये कहानी करती है जब रफ्तार बढ़ जाए, क्या मेरी बात समझ गए, और ध्यान सुनना अच्छा है, इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है रोक देना। दूसरी बात, ये रफ्तार बढ़ने की कहानी है, ये स्पष्ट है, when velocity increases beyond say, जब वेलोसिटी बढ़ती चली जाए, आप ऐसा भी कह सकते हो, when velocity keep on increasing। दूसरा पार्ट, प्लीज दूसरे पार्ट की फोटो बनाएंगे, सब अपने मन से करो, दूसरे पार्ट में सारी बातें सोचनी, जमीन जैसा, और थोड़ा सा पेन और अच्छा बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्राउंड, रोड, इंक्लिनेशन थीटा, प्लीज ध्यान से इतना चलना, इस पर बॉडी यानी व्हीकल का मास कितना, m, बोलते जाना क्रम से, नीचे mg, इधर mg का एज अ प्रेसिंग एक्शन, इसे मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, एक डॉट डॉट करके वर्टिकल लाइन, इधर एंगल कितना थीटा। अब ज्योमेट्री आराम से दिक्कत हो डाउट आके पूछ लेना, n का इधर थीटा, अच्छा n के दो कंपोनेंट, n का इधर बेटा कुछ नहीं, पूरी कैपिटी कॉपी करना है, n का cos थीटा इधर, n का sin थीटा। चर्चा का तरीका बदलना, ये मुझे नहीं आपको भी आना चाहिए, कहती बातें ठीक है। अच्छा बताओ, बॉडी सुरक्षित चल सकती है नहीं चल सकती, अगर रफ्तार ठीक ठाक रखी जाए, प्लीज सबका जवाब चाहिए बेटा, हाँ ये बेटा बिल्कुल ध्यान से बेटा, एक्टिव होकर के बॉडी चल सकती, सुरक्षित नहीं चल सकती, क्यों चलने के लिए दो बातें चाहिए, चलने के लिए बॉडी टिकी रहे, सरफेस पर रखी रहे, और धीरे धीरे चलती रहे। सर्कुलर टर्न की शर्त है कि अगर निकलना है यहाँ से तो सेंटीमीटर की पेमेंट करो, निकलो, सेंटीमीटर की व्यवस्था किए रहो अपना, और सेंटीमीटर बाहर से मत लाना, यहीं आओगे तो मिल जाएगा, सर्कुलर टर्न पे आओगे तो मिल जाएगा। सर्कुलर टर्न का कहना, इस फोटो में क्या चल रहा है, n cos थीटा किससे बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा किससे बैलेंस कर रहा है, हमरा ठीक है, ठीक, चलो बॉडी स्थायी रुकी, मतलब बॉडी बैलेंस है, एटलीस्ट बैलेंसिंग चल रही, चलेगी कैसे, अगर मुड़ना, ये बेटा फोटो सर्कुलर टर्न की है, अगर मुड़ना है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसे अरेंज करने वाला कोई ना कोई फोर्स फोटो होगा, इस बार कौन है, एक हम आपसे अरेंज करते थे, सिंपल सी बात चीज है, मान लो ये फिक्स है, बदल सकता है, फिक्स है, जो कि सड़क का झुकाव फिक्स है, तो थीटा फिक्स है, और m mg cos थीटा के बराबर होता है, m फिक्स है, g फिक्स है, थीटा फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो ये फिक्स सप्लाई है, क्या बात ठीक है। रफ्तार घट गई, रफ्तार प्लीज सुनिएगा, रफ्तार घट गई, रफ्तार घट गई, अब सुनना बात, रफ्तार घटी तो mv स्क्वायर बटे r भी घट जाएगा, घटेगा, कॉमन सेंस की बात चल रही है यहाँ पर, रफ्तार घटी तो mv स्क्वायर बटे r भी, डिमांड घट गई, डिमांड, लेकिन सप्लाई तो फिक्स है, अब क्या सप्लाई कम कर देनी चाहिए, अरे यार सप्लाई कितनी करोगे, जितनी डिमांड है, तो आपने कहा सर अगर रफ्तार धीमी कर ले, मोटरसाइकिल की रफ्तार गलती से किनारे किनारे आते हो सर्कुलर टर्न में धीमी कर ले,
तो रफ्तार घटेगी, v घटेगा तो mv स्क्वायर बटे r भी घटेगा, mv स्क्वायर बटे r, mv स्क्वायर अपॉन r सर्कुलर टर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, डिमांड कम कर दिया आपने। आपने कहा इस अच्छा डिमांड को सप्लाई करने वाला कौन था? n sin थीटा। ये बढ़ घट नहीं सकता, लेकिन इसको घटाने के लिए कोई ना कोई फोटो में होगा, सारे अरेंजमेंट होते हैं। तो क्या यहाँ पर सरफेस और इनके बीच में रगड़ है, फ्रिक्शन है क्या? अच्छा फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? प्लीज आंसर बोलिए बेटा। fs मैक्स, fs मैक्स कितना? म्यू मल्टीप्लाई बाय m, या लिख सकते हो म्यू मल्टीप्लाई बाय m इनटू g इनटू cos थीटा। आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा। रफ्तार घटेगी, mv स्क्वायर बटे r घटेगा, तो mv स्क्वायर बटे r के घटने का मतलब हो गया mv बटे m स्क्वायर बटे इसको कोई घटाने वाला चाहिए। अब सुन ध्यान से, अगर पिछली बार की तरह फ्रिक्शन फिर से अलोंग सरफेस अंदर की तरफ काम करेगा तो इसका एक कंपोनेंट इसे बढ़ाएगा। देख लीजिए फोटो देखिए, fs का एक कंपोनेंट इसे बढ़ाने आ गया। अब की बात में कुछ ऐसा करना है कि fs का एक कंपोनेंट इसे घटा दे, तो फ्रिक्शन अगर बाहर की तरफ बच जाए, प्लीज समझना, पहले समझा रहे। फ्रिक्शन अगर बाहर, अच्छा फ्रिक्शन कहां काम कर सकता है? कहीं भी काम नहीं कर सकता। फ्रिक्शन हमेशा अलोंग सरफेस काम करेगा, या तो अंदर की तरफ या तो अंदर की तरफ काम कर चुका। अब दूसरे केस में सोच रहे मान लो बाहर की तरफ काम करते हैं, देखिए जरा क्या परिवर्तन होते हैं। अच्छा हॉरिजॉन्टल से ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, तो fs के डी क्वांटिटी, बेसिकली फिजिक्स में डी क्वांटिटी कर लो कंपोनेंट, तो fs यानी फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट fs का जहां से एंगल बने थीटा, वहां मान लो fs का cos थीटा, ऊपर आ जाएगा fs का sin थीटा। चेक करो बेटा क्या हो रहा फोटो में, चेक करो, चेक करो। रफ्तार बढ़ी थी कि घटी थी? mv स्क्वायर बटे r भी, mv स्क्वायर बटे r घट गया था, तो मतलब क्या हमें mv स्क्वायर बटे r अब की बार जो चाहिए वो पिछली बार से कम है, और अगर डिमांड कम है सप्लाई भी कम होनी चाहिए, लेकिन सप्लाई तो फिक्स थी, सप्लाई को कम करने कौन आ गया? fs का एक कंपोनेंट fs का cos थीटा। अब जरा बताना, बैलेंस करके बताओ, बैलेंस करके बताओ सारी बातें। पहले वर्टिकल बैलेंसिंग देखो क्या हो रही है, पढ़ो बोलो। ऊपर कौन n का cos थीटा प्लस f का sin, fs का sin थीटा, n का cos थीटा प्लस fs का sin थीटा, दोनों मिलकर किसे बैलेंस कर रहे हैं? mg की। क्वेश्चन संख्या 1। दूसरी बोलो, अंदर कौन लग रहा है? क्या ये ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि डिमांड कमजोर थी, तो n sin थीटा को किसने कम किया? f cos थीटा ने। बताओ नेट फोर्स कितना लग गया हॉरिजॉन्टल में? n sin थीटा माइनस fs cos थीटा। नेट फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहां की तरफ? सेंटर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू mv स्क्वायर बाय r। तो क्वेश्चन बोल के बताओ बेटा, अगर लास्ट वीक का कोई क्वेश्चन पहले बोलो क्या बोली? एक क्वेश्चन बन गई n का cos थीटा प्लस और बेटा fs का sin ऑफ थीटा, दोनों मिलकर बैलेंस कर लेंगे mg। इक्वेशन संख्या 1। नेक्स्ट बोलिए, अगला बोलिए बेटा। अगला सेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n का sin थीटा अंदर की तरफ माइनस fs का cos थीटा, कहां की तरफ? बाहर की तरफ। बराबर का बैलेंस कर लेंगे mv स्क्वायर अपॉन। इक्वेशन संख्या 2। हेलो, क्या बात समझ में आई? अरे बात सुनो, हमने कहा ना चीजें टफ है, पूछेंगे इसलिए बता रहा हूं। आपने कभी सिक्का घुमाया जमीन में? आपने छोटा सा एग्जांपल देते हैं, गलती नहीं करो कभी भी, गलती कभी नहीं करो हमेशा। सड़क के इंसिडेंट्स तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सिक्का कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। आप अपनी घर के कमरे पर, बड़े से कमरे पर सिक्का ऐसे छोड़ दीजिए, सिक्का छोड़ दीजिए, जा जैसे अनबैलेंस होगा ग्रेविटी की वजह से, तो क्या सिक्का गोल अंदर की तरफ छोटा सर्किल लेके गिरता है कि बड़ा सर्किल करके गिरता है? असर उसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, जो मुझे बताना, हर चीज नहीं पूछी, सर्कुलर पार्ट छोड़ दो। क्या सिक्का जिस वेलोसिटी, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने रोल किया था, फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। एनर्जी लॉस होगी तो काइनेटिक लॉस होगी, तो काइनेटिक लॉस होने की करस्पॉन्डिंग उसकी क्या वेलोसिटी कमजोर पड़ती जाएगी। तो जब सर्कुलर टर्न पर आएगा तो रगड़ खाते खाते का उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उसकी गिरने की टेंडेंसी कहां है? तो बोलना पड़ेगा उसके गोल जब वो सर्कल छोटा करता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या सबसे अंदर वाले सर्कल पर गिरेगा, तो उसके गिरने की टेंडेंसी कहां की तरफ है? अंदर की तरफ। स्लिप करने की टेंडेंसी कहां की तरफ है? तो फ्रिक्शन कहां कम करेगा? बाहर। रफ्तार कम होने के साथ साथ सिक्के ने छोटा सर्कल लिया, गिरने की टेंडेंसी अंदर दी, अब गिरने की टेंडेंसी इधर होती, फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करता है। कहानियां आपने किसी बेवड़े को साइकिल चलाते देखा? फुली ड्रग पर्सन जब बोर्ड पे जाएगा तो ऐसे करेगा, वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी, तो अल्टीमेटली कहीं बाहर नहीं गिरता। देखिएगा आप, अगर सर्कुलर टर्न पर कोई रफ्तार धीमी करता जाता है, बस हो गया। आपने देखा होगा ब्रेक मारने के बाद स्कूटी हमेशा अंदर की तरफ गिरती,
मान लो कोई स्कूटी लर्न कर रही हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, अरे यार दोनों की बात करिए यार, अपनी बात करें। हम स्कूटी चलाएं, मान लो चलाना, मान तो अल्टीमेटली सर्कुलर टर्न पर हमारी रफ्तार धीमी हो गई, कैसी हो गई? धीमी हो गई, तो हमेशा कहाँ गिरना चाहिए? अंदर। अब प्लीज एक मिनट प्लीज सारी फोटो में चलाओ, आंखें बंद करके सोचो या इमेजिन करो, बोलिए आप मुझे सुनना बहुत ध्यान से। रफ्तार बढ़ी, रफ्तार क्या हुई? स्लिप टेंडेंसी हमेशा बाहर गिरा, स्पीड अवे। स्लिप टेंडेंसी बाहर तो फ्रिक्शन कहां बनाओगे? अंदर। पहला केस ये देखिए, ये किताबों में ऐसे ही था, और काम सुनना, जितना बोलना उतना सुनना, किताबों में कहीं भी कंपेयर करना, चीजें बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी। अगर आपने सर्कुलर टर्न जिस हिसाब से इंजीनियर ने बनाया उसके करस्पॉन्डिंग रफ्तार आपने अगर तेज करी, आपने देखा होगा सड़कों में कहीं लिखा होता है गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दो बातें होती हैं, एक तो या तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, वहां पर अधिक संख्या में एक्सीडेंट होते हैं, दूसरा हो सकता है आगे सर्कुलर टर्न आ रहा हो, तो आपको वो डिवाइड कर रहा, वो कह रहा है आपसे कि कृपया रफ्तार इतनी ही मेंटेन रखें। क्यों? अगर रफ्तार बढ़ी, लिखा हुआ है वी कीप ऑन इंक्रीज, रफ्तार बढ़ेगी तो स्लिपिंग टेंडेंसी कहां की तरफ होगी? बाहर, तो फ्रिक्शन का नाम रहेगा, फोटो बन जाएगा, अपने आप बना लोगे, अपने आप बना लोगे। अभी पूछते हैं इस बात को डेमो के तौर पर। अच्छा सिक्का, सिक्के की रफ्तार लगातार धीमी हो जाए, रफ्तार धीमी होगी तो फ्रिक्शन कब कम करेगा? बाहर की तरफ। फोटो ये बना, क्या मेरी बात समझ पाए? एक ही साफ पन्ने में, कंप्यूटर एक ही साफ पन्ने में, प्लीज जैसा कहना वैसा करना, एक ही साफ पन्ने पर कोशिश कर लो अपने मन से, जिन लोगों ने नोट नहीं किया वो ऐसे हेडिंग डाल के 20 से पार्ट्स करके इधर इधर करना, इधर वी कीप ऑन इंक्रीजिंग, और इस वाले केस में भी लिख रहा हूं वी कीप ऑन, किसी दोनों केस नोट करो, फिर किसी एक को सॉल्व करके रिजल्ट बनाते हैं। तो 2016 में पूछा गया वी एक बार आंसर नहीं, दो सवाल। बेटा प्योर मैकेनिक्स है, बड़ी शानदार, बहुत कुछ सिखा रहे, फ्रिक्शन भी सिखा रहे तुम्हें, नॉर्मल कंपोनेंट बैलेंसिंग सब कुछ सिखा रहे, केवल सर्कुलर नहीं चल रहा है। सर्कुलर तो बहुत छोटी सी बात है, सर्कुलर मोशन का केवल इतना है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? सबसे पीछे वाले बच्चे एक दरवाजा खोल दो बेटा, आधा और बस प्लीज तुम्हें कसम है, तुम बोर्ड में आराम से डायग्राम देखोगे और ऐसे करके बार बार ऐसे नोट करना कि क्लास 9 के तुम्हारे बच्चे का गलत तरीका है। एक बार अच्छे से हम करें ना, चीजें स्कैन करो यार, बनाना सीख जाओ बेटी भाई, अपने आप में हर डायग्राम इतना शक्तिशाली होता है कि आप अगर एक दो डायग्राम अच्छे से बना लोगे तो बेटी की सोच आ जाएगी, ठीक डेवलप हो जाएगी आपके दिमाग में, इधर क्या बनाना है। एक बार जी भर के डायग्राम को देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा इसके लॉजिकल रीजंस भी आप देखते चले, मैं लिख ले रहा हूं, वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगर v इंक्रीज तो mv स्क्वायर अपॉन, लिखते चलना बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r, v इंक्रीज करेगा, यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है व्हिच इज एक्टिंग एज अ डिमांड इन फोटो। n sin थीटा v इंक्रीज करना चाहिए, एफएस का पूरी कहानी लिख दे, कभी पढ़ोगे रिवाइज हो जाए। एक कंपोनेंट एफएस का एक कंपोनेंट एफएस cos थीटा n sin थीटा को
सपोर्ट करेगा। का एक कंपोनेंट f cos थीटा n sin थीटा को सपोर्ट करेगा। दूसरा केस है b कीप ऑन डिक्रीजिंग कर्व। b कीप ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी, वेलोसिटी घटेगी mv स्क्वायर बाई r भी घटेगा, और mv स्क्वायर बटे r घटेगा तो n sin थीटा भी कम होना चाहिए। There must be a reduction in n sin theta component. इतना से नहीं, सब बातें सोच लो। इसी एक पार्ट को तो सॉल्व करके कर देते हैं। कर लिया कि लास्ट करीब खत्म होगा, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। रोड सॉल्व देखने के बाद फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजेदार, बिल्कुल अलग तरीके से। ये वाला जो केस है तो लिखा है बोथ एंड यानी बैंकिंग का भी रोल है, थीटा का रोल है, और फ्रिक्शन का भी अपना रोल है। फ्रिक्शन भी देखो हेल्प कर रहा है। क्या नोट कर लिया बेटा? ठीक, जल्दी अब देखो अबे चार्जिंग पे लगा चलो सही जो हो गया। चलो फिर एक क्वेश्चन उठाओ यार। ये बच्चों कौन सा पार्ट क्लियर है?
ए पार्ट की क्वेश्चंस हम लोग पिक कर रहे हैं, प्लीज मेरे साथ साथ सुनना, फिर आराम सॉल्व करना। बी पार्ट में टच करेंगे, बी पार्ट का रिजल्ट एज इट इज लिख देंगे, बिना देखे लिख देंगे, क्योंकि एक ही टेक्निक से एक ही तरीके से सॉल्व हो। प्लीज बिना मत करें एक मिनट के लिए बेटा, सभी लोग तो ध्यान दो। पहली क्वेश्चन क्या थी? पहली क्वेश्चन क्या बेटा? n cos ऑफ थीटा बराबर किसका था? mg माइनस सॉरी mg प्लस fs का sin ऑफ थीटा। अच्छा भाई, एक काम करिए, mg को उधर ले आइए, नहीं fs sin थीटा को उधर ले बताते हैं, माइनस का fs sin थीटा बराबर लास्ट में क्या बचेगा बेटा? mg। तो पहली क्वेश्चन था, इसको थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया। प्लीज सुनते रहो, बस बहुत मजेदार क्वेश्चन, फोटो देखते सॉल्व करो। क्या फिर से बना देंगे अगर आप चाहें तो फिर से डायरेक्शन लगा बना सकते हैं। ऑलराइट, बढ़ जाए। चलो अब देखो, n का cos थीटा और माइनस fs का sin थीटा बराबर क्या बचा? mg। इधर बोलो दूसरी क्वेश्चन कौन सी है? दूसरी n का sin ऑफ थीटा, आगे बोलो बेटा, माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ fs का cos ऑफ थीटा बराबर किसके आएगा? mv स्क्वायर अपॉन r। ये इक्वेशन संख्या फर्स्ट है, इक्वेशन संख्या सेकंड। डू वन थिंग, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोलोगे? इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो, तो कोशिश करते हैं क्या करें। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इन दोनों का डिवीजन करो, देखना आप से करें m v स्क्वायर अपॉन r। सेकंड अपॉन फर्स्ट का नीचे mg आ जाएगा, mg आ राइट। प्लीज नोट करो बेटा, सुनो। अच्छा ये क्वेश्चन क्या थी? n sin थीटा बोलो बेटा प्लस का fs cos थीटा, नीचे बोलो बेटा अपॉन n cos थीटा, आगे माइनस fs sin थीटा। ये गलत है ये बेटा, आप लोग बात कह रहे हैं ना, नोट ना करना। fs की जगह क्या लिख सकते हो? म्यू n, म्यू fs is equal to mu multiply by ऐसा इसलिए भी देखो ध्यान से, अगर यहां mu n लिख दिया और यहां mu n लिख दिया तो n कॉमन आ जाएगा, n हट जाएगा, एक फैक्टर हट जाएगा। तो fs की जगह बेटा एक बार मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यहां पर mu n into cos थीटा होता जा रहा है बेटा, यहां पर mu n into sin of थीटा लिखने जा रहे हैं, राइट। अब इसमें कुछ कॉमन है क्या? आई थिंक n कैंसिल, राइट। क्या बचा? बोलते जा रहे हैं आप sin ऑफ, बहुत आसान हो गया, sin ऑफ थीटा प्लस का म्यू ऑफ cos थीटा अपॉन नीचे पर बेटा cos ऑफ थीटा माइनस म्यू sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू m से m खत्म हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय g। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। अच्छा बताओ कुछ कॉमन ले लेंगे इसमें? cos थीटा जबरदस्ती कॉमन, क्या बोला? cos थीटा फोर्सफुली कॉमन है। जो भी टर्म आप फोर्सफुली कॉमन ले रहे हैं, तो जहां वो टर्म है वहां से तो गायब हो जाएगा, जहां वो नहीं है वहां वो डिवीजन में चला जाएगा। तो बताओ यहां क्या बन जाएगा बेटा? बोलना बेटा हम बस जबरदस्ती cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, निकल बात। cos थीटा बाहर आएगा तो यहां क्या बचेगा? बोलना पड़ेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का म्यू। एक ही बार करना पड़ेगा, दोबारा कभी नहीं करना, नीट के पेपर तक नहीं करता, देख लो। अपॉन नीचे बोलो बेटा cos थीटा प्लस b कॉमन, वैसे यहां cos थीटा तो चला गया 1 माइनस, यहां बोलो बेटा म्यू, और sin थीटा के नीचे पहुंचे cos थीटा तो बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर किसके? b स्क्वायर अपॉन rg। आखिरी लाइन लिखने जा रहा है, cos थीटा कॉमन लिया था ना, cos थीटा से cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो बना बोल बताओ। tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा बराबर b स्क्वायर अपॉन rg। तो b स्क्वायर बराबर बोलना पड़ेगा b स्क्वायर, क्या rg क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा r into g, डब्बे के अंदर क्या बचेगा वो प्लस नंबर प्रोवाइड। tan थीटा प्लस म्यू, tan थीटा प्लस का म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, स्क्वायर हटाओगे तो ये सुरक्षित रास्ता। ये इस इक्वेशन को कंपेयर करो, हमने कहा ना पेन कम चलाना पड़ेगा, मस्तिष्क का लॉजिक का इस्तेमाल करिए, सवाल नहीं है। इस इक्वेशन कंपेयर करो, कहां परिवर्तन दिखा है? तो ध्यान से देखना, पहले mg वाली इक्वेशन को देखो, सभी लोग देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो भाई। अगर हम कहीं पहले चलाया
दिमाग ज्यादा चलाओ पेन कम चलाओ, तभी सिलेक्शन होगा। एमकी वाले क्वेश्चन देखोगे, हाँ जी हमें दिख गया, हमें दिख गया, आपने देखा एन का माइनस एफ एस का बराबर यहाँ एन का प्लस का बराबर, चिन्ह उल्टा बाकी सब सेम है, चिन्ह उल्टा तो बाकी सेम रखो, एक केस में आ जाए। आंसर बोलो बेटा, डायरेक्ट आंसर बोलना बेटा। अरे जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां रख निकाल देना। बी से बराबर बोलो बेटा, बी से बराबर अंडर रूट के अंदर r इनटू और डब्बे के अंदर tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। धन्यवाद। कोई समस्या? एक मिनट सब बातें पूरी बताओ, बहुत देर से करना नहीं चलेगा, आधे पौन घंटे हो गए लगभग। ये कहानी आना जरूरी है, ये एक्टिविटी क्लेरिफिकेशन सुनिए ध्यान से। रफ्तार तेज होगी अगर सर्कुलर टर्न पर, प्लीज सारी बातें करवा दें फिर आप करना। अगर सर्कुलर टर्न पर रफ्तार तेज है, v ज्यादा, mv स्क्वायर बटे r ज्यादा, डिमांड सप्लाई कम पड़ रही थी, n sin थीटा कम, उसको मदद करने कौन आया था? fs का cos थीटा। फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगा था कि बाहर की तरफ? तुरंत सोच लो, या fs अंदर लगेगा अभी तो कंपाउंड अंदर आएगा, तुरंत सोच लो, डायग्राम सोच लोगे सब कुछ सोच लोगे। fs का cos, fs का sin, fs cos थीटा प्लस n बराबर mg, fs इस तरह से बना लोगे ना। अच्छा एक बात और, अगर वेलोसिटी ज्यादा, mv स्क्वायर बटे r ज्यादा, डिमांड ज्यादा, तो स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ, फ्रिक्शन काम करेगा अंदर की तरफ, और सेम वेलोसिटी का रिजल्ट क्या आएगा पढ़ के बताओ, मुझे याद हो। दोबारा नहीं करना है बेटा, याद रखना। b बराबर अंडर रूट ऑफ rg डब्बे के अंदर tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। रफ्तार धीमी सिक्के वाला केस, रफ्तार धीमी तो स्लिपिंग टेंडेंसी अंदर, फ्रिक्शन बाहर, फ्रिक्शन बाहर, तो वेलोसिटी का सेम रिजल्ट क्या आ जाएगा? v बराबर अंडर रूट ऑफ इस वाले का उल्टा rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। रटा होना चाहिए, वहां निकाल हम तरीके रखा बेटा, हम बिल्कुल आपको आंसर रखने का नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप तरीका याद रखिए। इमरजेंसी पड़ जाए मान लो थोड़ा टाइम बच गया, तो आप आराम से डेरिवेशन करिए, बैठ नहीं अपना भी करो, बगल वाले का भी करना डेरिवेशन, यही करो आप, तो कर करो यार। बता दे एक बात मुझे बता दे, जितने बच्चे 700 प्लस जाते हैं उनके मोस्टली क्वेश्चंस करे हुए हैं। यस सर, मैं आपको लिख दे सकता हूं, मतलब इतना आईक्यू किसी का स्ट्रांग ना समझिए, हम बता रहे हैं इतना दुक्का की बात अलग है। मोस्टली बच्चे जो 700 प्लस हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन करे होते, तो देखते और ये होता ये होता वहां, तो प्रैक्टिस पे क्यों जोर देना चाहिए? नीट अब प्रैक्टिस एग्जाम हो गया, कंपटीशन दो ही तरह के एग्जाम का होता है, एक वो जिसमें सबको सब कुछ आता है लेकिन प्रैक्टिस कमजोर है, और एक एग्जाम होता है इसमें सबको लगभग ना के बराबर आता है लेकिन अब आईक्यू का टेस्ट, कट ऑफ वाला टेस्ट। पहले जेई ऐसा होता था, जेई की जो स्टेप वाइज पेपर होते थे, पहले जेई पर 7 नंबर 3 नंबर कट ऑफ जाता था, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी रुड़की मिल रहा 3 नंबर, हां ऐसा भी हुआ, बिल्कुल हुआ। एक क्वेश्चन करके अटेम्प्ट किया, अप्रोच सही है, आपका सिलेक्शन हो गया। अब ऐसा नहीं, अब आंसर सही होना चाहिए, तो नाउ इट्स प्रैक्टिस अप्रोच, ये प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है आपका। नहीं आराम से नोट कर ले, ध्यान से कोशिश करो अपने मन से नोट करो, कोई खास बात नहीं कि इसमें लेफ्ट राइट किया, sin थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया बस।